नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात यूपी की, जाति की, राजनीति की। वाल्मीकि जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। जातीय राजनीति पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी जब ये सरकार आई ही थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारकों को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़कर रख देगी। आज प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम का स्मरण ये लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने और उस समय के मुख्यमंत्री ने इसका नाम बदल दिया था। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहेब के नाम पर किया। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे बदल दिया। मेरठ के, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी ऐसे ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं के नाम पर था। सपा ने इन्हें बदलने का पाप कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वह भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं, जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वह भगवान राम का भी अपमान करते हैं। बात केवल जाति से जुड़ी हुई है, नामकरण से जुड़ी हुई है या पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है, इसी के ऊपर आज हम बातचीत भी करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर को समझने की कोशिश भी करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। एक बात तो लेकिन फिर भी स्पष्ट है, नाम तो सब बदलते हैं, हाँ अपनी सुविधाओं और राजनीतिक फायदा एक अलग एंगल जरूर हो सकता है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गुलशन आनंद जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक यादव साहब जुड़े हैं। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। आनंद साहब, शुरुआत आप ही के साथ। नाम बदलने के बारे में मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, नाम तो आपने भी बहुत सारे बदले हैं, जितने भी उर्दू वर्ड पूर्व के नाम वो आप भी बदले हैं। तो बात केवल नाम बदलने की ही तो नहीं है, और बात यदि नाम बदलने की नहीं है तो क्या यह बात समझी जाए कि बात केवल और केवल धर्म और राजनीति की ही है और उससे जुड़े फायदे, नफे या नुकसान की? मैं प्रारंभ करूं? जी सर, बिल्कुल। राजनीतिक पार्टियां जो अपना दर्शन है, जो विचारधारा है, उसके हिसाब से काम करती हैं। थोड़ा बहुत कहीं 19-21 हो जाता है। और वो लोग कांशीराम जी के नाम पर व्याख्यान मालाएं करें, जिन लोगों ने नाम बदल दिए मान्यवर कांशीराम के, जिन्होंने माननीय अम्बेडकर भारत जी के नाम बदल दिए विश्वविद्यालयों के, मेडिकल कॉलेज के, अब वो लोग अपनी विचारधारा पे टिकना ही नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, उस पर टिकते हैं। राजनीतिक कारणों से, चुनाव के कारणों से कोई पार्टी हम पर प्रहार करती है तो उसका काउंटर करना, जवाब देना हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी है। हम सत्ता में हैं तब जिम्मेदारी अलग है, जब विपक्ष में थे हमारी तब भी जिम्मेदारी थी, हम ये काम तब भी करते थे। मगर वो लोग जो चुनाव आते ही जिलों जिलों में कांशीराम जी के नाम पर भाषणबाजियां, व्याख्यान मालाएं शुरू करें, उनको समझ में आना चाहिए कि हम विचारधारा अपनी को छोड़कर दूसरे की पे जा रहे हैं। आप समझ लीजिए, आदि मिले ना पूरी पावे। तो अब मतदाताओं को बरगलाने का काम, उनको धोखे में रखने का काम, और ये छलावा कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करना, ये अपने आप को धोखा देना है। और जिस वोट बैंक पर उनकी निगाह है वो वोट बैंक बहुत बुद्धिमान वोट बैंक है बहुजन समाजवादी पार्टी का। थोड़ा बहुत कभी ट्विस्ट होता रहा है, अलग बात है, हमारे साथ भी आया वोट बैंक,
हिंदुत्व के नाम पर हमारे साथ पूरा का पूरा वोट बैंक आया, लेकिन हमने हिंदुत्व के नाम पर कोई समझौता नहीं किया। कहने वाले हमने लोग किसी तो को यह भी गाली नहीं कहते हैं बख्शी। कि आपके मायावती लोग भी अपमान आप ही जनक के भाषा का साथ है। प्रयोग कर वोट रहे हैं। बैंक की तो छोटी सी बात हो गई, क्यों आनंद साहब? इसके बारे में बता सर, दीजिए। वोट लोग बैंक तो छोटी बात नहीं है। हाँ। ना मेरा आग्रह है, वोट बैंक छोटी बात नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का धर्म है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आनंद साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो वोट बैंक की बात कर रहे हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि मायावती भी आप ही के तरफ आ गई हैं, प्रत्यक्ष ना सही परोक्ष रूप से। अब आप कितनी हामी भरे आपके ऊपर? ना मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। अच्छा। मायावती जी आज की तारीख में अपनी पार्टी को इस स्तर तक नहीं ले जा पा रही है, और समाजवादी पार्टी की उनकी कटुता क्या, मैं बार बार गेस्ट हाउस कांड का उदाहरण नहीं देना चाहता। फिर आप लोग कहेंगे मायावती और सपा भी एक बार साथ साथ आ गए थे। हमारे आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जो कुछ खेला वो सब आपके सामने है। लेकिन अंततोगत्वा जो कुछ भी है, ये वोट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आ रहा है, तो धोखा अपने आप को मत दीजिए, समाज को मत दीजिए, वोट बैंक को मत दीजिए। वोट पर बहुत पैनी निगाह रखता है। ठीक। हमारा जो दर्शन है राष्ट्र प्रथम का, हमारा दर्शन है हिंदुत्व का, हमारा दर्शन है परम वैभव तक भारत को ले जाने का। हम उससे कभी पीछे नहीं हटे हैं। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, दीनदयाल उपाध्याय जी हो, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं उनको वोट बैंक की खातिर? ओके। हाँ, समझौता करना एक अलग बात है। राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल कंपल्शन जिसे हम आप कहते हैं, वो समय समय पर बदलता रहता है। ओके आनंद साहब गोई से आपने बात रखी। यादव साहब, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो बैटिंग स्टाइल है, राजनीतिक स्टाइल, उसको वो पकड़कर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता पक्ष में हो तब विपक्ष भी, यानी धर्म की राजनीति हो या अपने व्यक्ति विशेष वर्ग विशेष की राजनीति वो करते हैं, आप छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है आप सिलेक्टिव अप्रोच के तहत काम करते हैं। चुनाव होते हैं तब आपको याद आती है बाबा साहेब की, अदरवाइज तो आप भी नाम बदलने में माहिर थे, ऐसा आरोप है। बताइए। ठीक है, जो अभी हालात जो बने हैं, मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत अच्छी गजल के दो शेर से। हाँ। कि लम्हा लम्हा यहाँ मचलता है, लम्हा लम्हा यहाँ मचलता है, कोई गिरता कोई संभलता है, होश उड़ जाते हैं जमाने के वक्त जब करवटें बदलता है। ये लगातार जो बातें हमारे मित्रवर कह रहे थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। अखिलेश यादव जी ने अपनी कुव्वत, अपनी मेहनत, अपने तौर तरीके से, अपने नीतियों से और पीडीए की नीति लाके आज भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जिनके साथ सीबीआई, ईडी सब प्रधानमंत्री थे, आज उससे अधिक सीटें लाके दिखा दी हैं। ये नहीं दिखाई पड़ता इनको, ये सीटें कैसे आ गई? पहली बार देखो, चुनाव तो अब निष्पक्ष होने लगे। केवल ये वोट चोरी होती वो हमेशा करते रहे हैं। हमारी सीटें 37 हैं। अगर वोट चोरी ना होती, कम से कम 8 जिलों के डीएम ने बदमाशी की, उससे हमारी सीटें 48। यादव साहब, आपने बड़ी बात बोल दी। अब तो यूपी में भी एसआईआर होने वाला है सर। अरे तो करिए ना। हम कब कहते हैं? अभी बताइए। अखबार मेरे पास तो कटिंग देखिए, मैं आता हूँ टेलीविजन पर तो मैं अखबार रखता हूँ। एक एक पते पर 4200 वोट, एक पते पर 900 वोट, एक पते पर 88 वोट। ये कहां से आते भाई? इनकी जांच क्यों नहीं होती है? आपने तो कहा अभी अब चुनाव निष्पक्ष होते हैं। नहीं, हमने एक बात कही थी कि अब जो सीटें मिली 37, वो हमारे एक जमाना दूसरा दिखे था। जिसकी सरकार होती वो कुछ भी कर लेते थे। माननीय अखिलेश यादव के आने के बाद से राजनीति साफ सुथरी हुई है। हम आपसे बात कहते हैं अक्सर के, हमारे उनके नहीं, उनके बारे में ही चर्चा करते हैं। देखिए, बात तो आज वाल्मीकि जयंती का, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बोलिए, कि जब से उस आदमी भागदौड़ संभाली 12 से लेके अब तक उनके बारे में कोई जातिगत टिप्पणी नहीं कर सकता है, ना कोई धर्मगत कर सकता है। अगर राम की बात है तो हमारे राम अलग है, उनके राम और वहां मंदिर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक मंदिर बनाया, केदारेश्वर मंदिर बनाया है, जिसमें लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। आप सेल्फी चले जाइए, जैसे जाएंगे सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की मिलती है। इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है। राम भक्त हनुमान, तो राम भक्त कौन हुआ? लेकिन जब वो शासन में होते हैं तो उनकी मजबूरी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू, चाहे किसी ईसाई हो, उसकी मदद करना होती है, और वो करते हैं। और उनकी नीतियों का आज पूरे देश में जवाब नहीं है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बोलिए, कि अभी जो वाल्मीकि जयंती वाली बात है, इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करी। मैं कहता हूँ कि आज एक समाचार आया कि अप्रिय घटना होने पर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को बहुत लाभ देंगे। भाई, अप्रिय क्या होता है? आप साफ करिए क्या देंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वाल्मीकि समाज है केवल सफाई करता क्या? आपने केवल सफाई छोड़ दिया। वाल्मीकि समाज आज देश में डीएम भी है, एसपी भी है, हमारे व्यापारी भी, हमारे यहाँ तो होटल खोल रखा है। और जहां तक मैं कहता हूं आपसे, अगर जात की बात है तो मैं सीना
सुनना ठोकर कहना चाहता हूँ, मुलायम सिंह ऐसा आदमी नहीं था जो जाति विहीन राजनीति करता था। सैफई के आज प्रधान रामफल वाल्मीकि जी हैं, उससे पहले जिला पंचायत के मेंबर शांति देवी वाल्मीकि थी। हमारे बगल में तीसरी विधानसभा का जो 4 बार विधायक रामेश्वर वाल्मीकि था। तो हम लोगों ने कभी भी जाति राजनीति नहीं की है। और आज पीडीए के जरिए से अखिलेश यादव ने जो संदेश दे दिया है, उससे दरअसल ये घबरा रहे हैं। और जब घबरा रहे हैं तो ये ऐसे बयान देते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, 3 महीने में हमेशा उलझा के रखा है कि उलझा के रखा है कब से ख्वाबों और ख्यालों में, जिनका उत्तर नहीं मिलेगा सवालों में। ये ऐसे सवाल करते हैं 3 महीनों से। कभी टेट खत्म कर देंगे, कभी जात के आगे लगा दे खत्म कर देंगे। कभी अभी ये बताइए, मैं आपसे सवाल नहीं एक सवाल करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद, मैं कहता हूँ मुझे गिरफ्तार करिए, आई लव मोहम्मद, आई लव रामा, आई लव शिवा, आई लव कृष्णा, आई लव माई फादर, आई लव माई ब्रदर, आई लव माई मदर, इसमें क्या दिक्कत है भाई? पूरा बरेली दंगे में झोंक दिया। आप जो कह रहे हैं ना सर, आप जो कह रहे हैं यादव साहब, ये भारत का संविधान भी यही कहता है, क्योंकि संविधान सेकुलर है। संविधान तो कहता है अपने सुविधा के हिसाब से राजनीति कैसे मोड़ दी जाए, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन विनय जी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादियों ने, यानी समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर का अपमान किया, तो वो वक्त भी याद आता है जब केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर पूरा विपक्ष लामबंद होकर कहता था कि भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर का अपमान किया। अंबेडकर तो सबके हैं। ऐसे में यह आरोप और इसके बारे में अंबेडकर के ऊपर छिड़ी राजनीति क्या गोल खिलाएगी? देखिए, हर पार्टी अपने पॉलिटिकल लाइन पे चलना चाहती है, अपने स्वार्थ की राजनीति करती है। अंबेडकर साहब जब लड़ने गए तुमको कांग्रेस ने हराया, ऐसा कहा ही जाता है कि जब वो चुनाव मैदान में थे तुमको हराया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि राजनीतिक पार्टियां जब चाल चलती है ना, जैसे मान लीजिए पहली बार मुख्यमंत्री बनी मायावती, तो बीजेपी के समर्थन से बनी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार गिरी है कोर्ट से, उसको भी गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका मायावती ने अदा किया। उन्होंने कहा भाई हमको इन्होंने धोखा दिया तो हमने उसका बदला यहाँ पूरा कर दिया। अभी की जो सियासत है, मुझे जो लगता है आज एक बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है रामपुर में, जो आजम साहब और अखिलेश जी की होने वाली है। अपने आप में निर्णायक मुलाकात है कि जो व्यक्ति लगभग 3 साल से ज्यादा जेल में रहा, उसके पहले भी जेल में रहा, आज छूट के आने के बाद सबसे ज्यादा लाइमलाइट में, और लग रहा है किसी भी सक्रिय नेता से ज्यादा वो टीआरपी कर सकते हैं, चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि वाकपटु हैं, उनको अपने भाषा पर कमांड है। तो सबकी नजर रामपुर पर भी है। दूसरी, कल जो रैली होने वाली है मायावती जी, उस पर भी एक नजर है कि कल आखिरकार मायावती जी लंबे अरसे बाद जो रैली करने जा रही हैं, उसमें जो वर्कर आएंगे उनका मिजाज क्या होगा, मायावती बोलती क्या है। क्योंकि मायावती आज सत्ता में रहे न रहे, लेकिन जब भी वो बोली हैं तो कम से कम उनका समुदाय बड़े ध्यान से उनको सुनता है और उस पर रिएक्ट करता है। आज की तारीख में लोग कहते हैं बसपा खत्म हो गई, लेकिन बसपा के सिंबल पर लड़ने वाला व्यक्ति जो वोट पाता है, उनका हार्डकोर जो उनका वोट बैंक है वही पाता है। थोड़ा बहुत 2-4% इधर उधर होता है, लेकिन मायावती ने अपने वोट बैंक को सहेज कर रखा है। क्योंकि जब वो सत्ता में थी तो उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उन्होंने सीधे कहा कि अगर राजघाट पे गांधी परिवार ने कब्जा कर रखा है तो उसी के पैरेलल गोमती के यमुना के दूसरे छोर पे हम बनाएंगे। उन्होंने नोएडा में पूरी फिल्म सिटी के सामने पूरा दलितों के अपने गुरुओं को समर्पित कर दिया। लखनऊ में भी जिस समय अम्बेडकर पार्क ये सब बन रहे थे, तमाम सियासत हुई कि पत्थरों की सियासत हो रही है, लेकिन आज की तारीख में वही पत्थर पूजे जा रहे हैं। लोग कहते हैं लखनऊ तो बदल गया केवल इन्हीं चीजों से। जब जो चीजें होती है उस समय चुनाव ही एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मायावती जी का चुनाव जो हारी, उसके पीछे पत्थर की सियासत थी। लेकिन आज उस पत्थर की टीआरपी भी, वहाँ फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है, नेता उस पर राजनीति भी कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, वाल्मीकि समाज हो या सवर्ण समाज हो या ओबीसी का समाज हो, सरकार सबके लिए काम करे। वेलफेयर करना सरकार के सबके पर जिम्मेदारी। किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे जब आप सियासत करते हैं तो कहीं ना कहीं दिखता है कि आपके मन में डर है। आपका ये तो नहीं देख रहे कि आपसे कोई वोट बैंक छिटक रहा है, आप उसको लुभाना चाहते हैं। तो आज की तारीख में मैं इतना ही कह सकता हूँ, वाल्मीकि जयंती के ऊपर सभी सिद्ध गुरु जो रहे, किसी धर्म समुदाय वर्ग के रहे हों, सबका सम्मान है कि उन्होंने अपने संघर्ष से अपने वजूद को बनाया है। लेकिन सरकार शुद्ध रूप से वेलफेयर की जब चिंता करती है, सबकी करे, और खास तौर से भी देख ले कि वोट बैंक जो है, वोट बैंक की सियासत करना तो मजबूरी है, वोट बैंक नहीं रहेगा चुनाव कैसे जीतेंगे। लेकिन वोट बैंक की सियासत में ये न हो दूसरा वोट बैंक हमेशा तिरस्कृत होता रहे। ठीक बात। सभी आपकी आवाम है, सरकार बनने के बाद हर व्यक्ति आपका मतदाता है, आप सबके लिए चुने हुए व्यक्ति हैं, तो सबके वेलफेयर की चिंता करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो। आनंद साहब, यूं तो कहने को आप कहते हैं कि आप विकास के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन क्या वह सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि जाति की राजनीति भी तो आप बराबर रूप से उतनी ही करते हैं जितने आप समाजवादी पार्टी को कहते हैं या बसपा को कहते हैं। ऐसा कोई भी अवसर आप नहीं छोड़ते हैं जिससे जातीय राजनीति से प्राप्त हुआ माइलेज आपके खाते में ना आ पाए।
आपको लगता है कम से कम जाति वाले फैक्टर में एटलीस्ट सभी पार्टीज एक ही लेवल पर खड़ी है, या आपके मत अलग है? मैंने पूर्व में ही आपसे कहा, राजनीतिक पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उसका एक नजरिया होता है वोट बैंक। वोट बैंक के बिना कोई राजनीतिक पार्टी चल नहीं सकती। अपने वोट बैंक को संभाल कर रखना और महर्षि वाल्मीकि जी का सम्मान करना, उनके एक वर्ग विशेष के साथ जोड़ लेना। चुनाव आ गए, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाना, अयोध्या पर प्रश्न चिन्ह उठाना, राम जन्मभूमि पर प्रश्न, राम क्या यहीं पैदा हुए थे, ये बातें करना, महर्षि वाल्मीकि का सम्मान करना, आप आज वोट बैंक के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन आनंद साहब, चलिए आप ये बात आप मान लिए, आप ये बात मान लिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आप मान लिए, ठीक है। लेकिन एक बात होती है, जब आप कहते हैं कि जो वाल्मीकि का अपमान करते हैं वो भगवान राम का भी अपमान करते हैं, तो विपक्ष भी तो आपको कहता है जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये वाला वाक्य भी अपमान के तहत था, हालांकि बाद में वो हट गया। शायर हैं, जानते हैं माँ सरस्वती किसकी जीवा पर कब निवास कर जाए और कब वो गीत लिख दे या गजल लिख दे, ये हमारे आपके बस की नहीं है, सरस्वती माता के बस में। उन्होंने कह दिया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? अब आज जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, अब वो पोस्टर पूरे विश्व के अंदर चल रहा है, कैसे चल रहा है? अरे भाई आप करिए ना, प्यार करिए, कौन मना कर रहा है? आप सरस्वती जी के पंडाल पर ले जाकर उस पोस्टर को लगा देंगे, वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, मार काट के मचाएंगे, तो कोई तो ऐतराज करेगा ना। लेकिन राम जी से प्यार केवल बीजेपी थोड़ी करती है, यादव साहब भी करते हैं, अशोक यादव साहब भी तो राम जी से प्यार करते हैं। मस्जिद के सामने से यात्रा निकलेगी नहीं, मार काट मचाएं, तो क्या हिंदू समाज शांत होकर बैठा रहेगा? क्या कोई विरोध नहीं करेगा? यदि वो विरोध करेगा आपकी सरकार में तो पिटेगा, जेल जाएगा। अब जब सत्ता जिस विचारधारा से संबंधित है, उनको भी लगता है, जब आपकी सत्ता थी तो आपको लगता था थानों में घुस के कैसे वर्ग विशेष के, बिरादरी विशेष के लोग डीआईजी तक को मार पीट के चले आते थे, एफआईआर नहीं होती थी। आज हिंदुत्व को ये लगता है कि मोदी जी और योगी जी के आने से आज हमारी कदर हो गई है, लोग आज हमारे बारे में बात करने लग गए हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, सब सुन भी रहे हैं आपको। आज हिंदू समाज को लगने लग गया भाई अब हमारे बारे में कोई पूछने लग गया। हमारे मठों में, हमारे मंदिरों में, हमारे कार्यक्रमों में डर के मारे आते नहीं थे कि वोट बैंक छिटक जाएगा। आज उस वोट बैंक की खातिर फर्जी त्रिपुंड लगाकर 3 पीस सूट पर आप शिवालय पर कैसे जाना है ये सब भूल कर आप हिंदू वोट बैंक में बढ़े। इसके यदि कोई ग्रह की दुनिया तक एहसान मंद होना चाहिए हिंदू वोट बैंक को, आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने हिंदू वोट बैंक की कदर कर। ठीक है आनंद साहब, ठीक आने लग गए हैं। ठीक है आनंद साहब, अंतिम बात क्या हाँ बोलिए। समाप्त करूंगा। यादव का चुनाव निष्पक्ष होने लग गए, आपका आपकी 37 सीटें आ गई, एसआईआर बहुत अच्छी है, अब एसआईआर चल निकली है, यदि चुनाव आयोग को आप चोर कहेंगे। हमने बहुत नारे सुने हैं, गली गली में शोर है, मैं नेता किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई प्रधान है, सबके बारे में जाने क्या क्या कहा था। बहुत छोटे हुआ करते थे आप, उससे पहले आपने कहा चौकीदार चोर है, उससे पहले आपने कहा खून के सौदागर, मौत के सौदागर, क्या क्या नहीं कहा आपने। हम आरोप लगाते हैं कि आपने सोनिया जी को कह दिया, वो कह दिया। ये घटिया राजनीति है। चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, आपको अच्छी सीटें मिल गई, आप निष्पक्ष स्वीकार कर रहे चुनाव को। जरा एसआईआर पे दीजिए ना, चुनाव आयोग चोर है, सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन दे दी, वो भी चोर है। ओके ओके भाई साहब, कब पटेल जी कैसे हार गए, अंबेडकर जी कैसे हार गए, कब कब चोरी हुई, आप ठीक है आनंद साहब, ओके। यादव साहब देखिए, यह भी क्या विडंबना या विरोधाभास है कि बहुसंख्यक हिंदू वाले देश में यह नैरेटिव भी था कि हिंदू खतरे में है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आज एटलीस्ट हिंदुओं को लग रहा है कि वो मजबूत हैं। आपकी टिप्पणी यादव साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आदमी को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। स्थिति हमारी अखबार पढ़िए ये है कि अपराधों की बाढ़ आ गई है, हमारे प्रदेश में कोई नया उद्योग लगा नहीं है। दुर्भाग्य देखिए कि अभी योगी जी ने 25,000 स्कूल बंद किए और 27,000 हमारे यहाँ शराब के ठेके खोल दिए, गांव-गांव में खोल दिए हैं। इनकी नीति क्या है, इन्हें ओयो खोले हैं। आपका बच्चा जाएगा ओयो में तो क्या करेगा? हमारे गांव जो है बड़े, उनमें ओयो खुले हुए हैं, शराब के ठेके खोल दिए, स्कूल बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही है, कोई एम्स नहीं खुल रहा है, कोई नया वेदांता नहीं खुल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक भी गिना दे योगी जी ने कोई बड़ा काम किया हो। अखिलेश जी के मैं 100 काम गिना सकता हूँ आपको। एक फर्क है, देखिए एक आदमी पढ़ लिख से बाहर की, उसका विजन दूसरा है। आज अखिलेश यादव भारत की राजनीति में एक सूर्य की तरह चमक रहे हैं। योगी जी
हमेशा गलत की बात करते हैं। और अगर यही बात है, अगर राम इन्हें इतने प्यारे थे, अयोध्या में क्यों हारे ये? राम ने इनको जवाब, राम अगर भगवानों ने जवाब इन्हें दिया है, अब देश प्रसाद दलित को जिताकर ये जवाब मिला इनको कि इन लोगों ने राम के नाम पर राजनीति की थी और राम ने उनको वहां हरा दिया। सारे दुनिया में संदेश गया था कि राम मंदिर के बाद जो चुनाव हुआ उसमें ये बुरी तरह हारे थे। ये संदेश इस बात का है कि दुनिया में आप धर्म के नाम पे कुछ नहीं कर सकते। आप मठों की बात करते हैं, मठों में क्या हो रहा है? ये पूजा घरों में क्या होता है? हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिए, हमारे यहाँ कहीं नहीं है। अंत में चूंकि वाल्मीकि जयंती के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पार्टी के नीतिगत उसमें हूँ, मैं अखिलेश जी से बोलूंगा आप घोषणा कर दीजिए। आज इन्हें करनी चाहिए थी कि जो बस्तियां हैं वाल्मीकि की बड़ी मलिन बस्तियां हैं, बहुत गंदगी रहती है। मैं तो वहाँ का चेयरमैन बर्तना का हूँ, देखता हूँ हमारा कस्बा जो है, इतनी गंदी बस्तियां हैं। सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे इन दोनों। सरकार हमारी थी, मैं चेयरमैन था 12 से लेके हमारा भाई था, तो हमने 800 सड़कें बनवाई थी अपने क्षेत्र में। अब सड़क नहीं बनना क्यों बंद हो गई है? कि हम लोग सपा के आदमी हैं, इसलिए हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। ना सड़कें आती हैं, ना कोई इंतजाम हो रहा है। मैं खाली इतना कहता हूँ कि जितने भी वाल्मीकि भाई हैं उनके लिए अलग से पैकेज लगाए, क्योंकि दलितों में वाल्मीकि की स्थिति बहुत जटिल है, बहुत खराब है। आज भी लोगों ने मेहतर कह के बुलाते हैं, आज उनके पास नहीं बैठना चाहते, आज भी नहीं बैठना चाहते। तो इस स्थिति को खत्म करने के लिए उन्हें अच्छा पैकेज मिले, उनके बस्तियों में स्कूल खोले जाएं, उनके बस्ती में बिजली व्यवस्था और सड़कें बनाई जाए, जिससे वाल्मीकि समाज को एक सम्मान मिल सके। मेरा ये कहना आज के दिन है। ठीक, आपका कहना बिल्कुल ठीक भी। और विनय जी, अब देखिए, उपलक्ष्य तो वाल्मीकि जयंती का था, लेकिन आमतौर पर यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। एक भी इनने वाल्मीकि का शब्द नहीं कहा भाई। एक मिनट, हाँ एक मिनट सर। अब धर्म की राजनीति करती है, ये 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए, तो अब यह भी मान लिया जाए कि जाति की राजनीति का एडवांटेज भी भारतीय जनता पार्टी अपने ही साइड लेना चाहती है। भीमराव अंबेडकर कॉलेज का नाम बदल दिया गया, इन्होंने वापस किया। जाति में भी टॉप, और जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, उस एंगल में भी टॉप। यानी धर्म और जाति अब बीजेपी के साइड है, तो फिर विपक्ष के पास बचा क्या? नाम बदले इन्होंने। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो जहां जहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थान है, उसके विकास की उन्होंने बात की, उसको डेवलप भी किया। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा, आज के मौके पर सभी लोग लगभग लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक मायावती की सत्ता थी कि विधायक की भी हिम्मत नहीं होती थी थाने में फोन कर दे, लेकिन अधिकारी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी बात न सुने। ठीक बात है, एक बड़ी चीज थी, डर होता। लेकिन आज की तारीख में हम कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ तो मंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है कि हमारी बात दरोगा नहीं सुन रहा है। आप ठीक है, आप राजनीतिक हस्तक्षेप को बंद करिए, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि अधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ जाए। जो जनप्रिय काम होते हैं, जो क्षेत्र में जायज काम होते हैं, उसके लिए जनप्रतिनिधि जाता है। जनप्रतिनिधि हमेशा गलत काम के लिए नहीं जाता है। ये दोनों नेता है, कल के डेट में चुनाव भी लड़ेंगे और अपने लोगों से मिलते रहे होंगे। मैं कह रहा हूं जहां गलत है उसको कतई न सुना जाए, लेकिन ये भी तो ना हो कि अगर कुछ किसी के साथ जाति हो रही है और विधायक कह रहा सत्ताधारी दल का, तो उसकी बात न सुनी जाए। बेबी रानी मौर्य जी उत्तराखंड की गवर्नर रही हैं, आगरा से विधायक चुन कर आती हैं, महिला कल्याण समाज कल्याण की मंत्री हैं। अगर वो पत्र लिखना पड़ रहा है उनको किसी एसओ के खिलाफ, ये चिंता का विषय है। हम तब कोई और नेता, कोई अपराधी कहते कि हमको जाति पुलिस कर रही है, तो समझ में आता तुमने जैसा किया वैसा कर्म भोगना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आजमगढ़ का मैं जिक्र करूं, विकास की बात हो रही है। आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 200 सपा के हैं, सांसद सपा का। आप कितना विकास की योजनाएं आजमगढ़ में जा रही है भी पता कर लीजिए, क्योंकि अधिकारी कुछ बताते हैं हमको, तो नेताओं से नहीं, अधिकारी कुछ मिलते हैं जो कहते हैं योजनाएं नहीं है। जो संबंधित विभाग होते हैं, पीडब्ल्यूडी के विभाग के लोग हैं, बाकी विभाग के लोग हैं। तो मेरा कहना है कि जनता आपकी है, वो प्रदेश की जनता है, विकास में उसका भी उतना ही योगदान है जितना किसी अन्य जनपद का है, किसी अन्य विधानसभा का है। किसी मंत्री को ये नहीं समझना चाहिए कि जहां से हम मंत्री चुने गए केवल उसी विधानसभा का विकास हमारा नैतिक दायित्व है। आप अपने विधानसभा का विकास करिए, क्योंकि आपको उसी विधानसभा ने जीता कर भेजा है। कल के डेट में अगर वहीं से आप हार जाएंगे तो मंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक बात है। आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने एक बाल कायम किया कि अपराधी अगर कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, चाहे पैर में गोली लगे या सीने पे गोली लगे, लगनी तो है। ठीक ये तो तय है। ठीक, आनंद साहब आप, बरेली इसका उदाहरण है। आनंद साहब आप 1 मिनट सर, आप देखिए वक्त है नहीं। बरेली से देखिए, जो आजमगढ़ बताया, ये तो ताली वाली संस्था हुई, नीति है उनकी मर्जी में। अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो वो घर टूटा जाना चाहिए। देना पड़ेगा गुलशन साहब, आपके भी चुने हुए क्षेत्र हैं। हाँ, आनंद साहब जवाब भी ले लीजिए। गुलशन साहब, मैं कहूंगा अतिक्रमण की जहां तक बात है, मैं सिर्फ मंदिर मस्जिद और किसी विशेष की बात नहीं करूंगा।
अगर किसी सोसाइटी में जाने के लिए 25 फीट की सड़क है और उसको अगल बगल के लोगों ने 5 फीट कब्जा कर, वो भी टूटना चाहिए। ये नैतिक जिम्मेदारी है वहां की नगर पालिका टाउन एरिया की। और अगर नहीं टूट रहा है तो मैं तो ये कहूंगा सरकार को एक सर्वे निकाल करके कार्रवाई करना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि सोसाइटी में जरूरी है सब। अब ना अभी पानी बरसा, घरों तक पानी घुस गया तो उसकी खबर तुम चला रहे हैं, लेकिन घरों में पानी घुस क्यों रहा है इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, नालों पे सीढ़ियां बना रखी है, सफाई कहां से होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक बार तो सर्वे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कौन सा अधिकारी कैसा काम कर रहा है। मैं बताऊं, पीडब्ल्यूडी की सड़क बनती है, पीएससी की रिपोर्ट के लिए यहाँ से अधिकारी भेज जाते हैं, वो अधिकारी पहले उसी अधिकारी से बात करते हैं जिसके खिलाफ जांच करने जाते हैं। जब आपकी जांच करने आ रहे हैं, बताइए क्या करना है, वो रिपोर्ट तैयार कराता है, पैकेट 600 पैकेट लेता चला आता है। मैं तो कह रहा हूँ थर्ड पार्टी भेजिए फिर, और अगर दोबारा सड़क गलत निकले तो टीएससी के जो कर्मचारी गए थे जांच को, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल सही कह रहा है, स्वतंत्र काम होगा। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए तो सर ऐसा होगा तभी तो कहा जा सकेगा वाकई तौर पर कि कानून सबके लिए समान है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।